मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं ग्रीड तक। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कई मुद्दों पर हमसे बात करेंगे, खास करके CAA पर। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साजिद महमूद, जिनको आप हमारे चैनल पर कई मुद्दों पर बात रख चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपका समय देने के लिए और देश के बहुत ही बर्निंग इशू पर बात करने के लिए आपका यहाँ पर आना सौभाग्य है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल जो कि अभी CAA जो पहले CAB था जो पार्लियामेंट में आया, अब जो पास हो चुका है, तो कई लोग बिल के जो खिलाफ थे, अभी हाल ही दिनों में CAA के रूल्स भी आ चुके हैं। तो लोगों को ये सबसे पहले समझाइए कि CAA है क्या। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सवाल। आपके सवाल का जवाब देने से पहले दानिश साहब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, वो डेमोक्रेटिक जितने भी कंट्री है, उसको लोग इलेक्शन करके चुनते हैं सरकार को, और फिर सरकार बनती है और वो सरकार जा कर के जनता के लिए वेलफेयर का काम करती है। तो देश के नागरिक उनके ताली बजा के स्वागत करते हैं। लेकिन वही सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जब सत्ता में आ जाती है और वो सरकार जनता के खिलाफ अगर कोई कार्य करती है, तो जिस सरकार के लिए जनता ताली बजा के उसको स्वागत करती है, तो वही जनता फिर मशाल लेके उसका विरोध भी करती है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो देश की सरकार है, उन्होंने जो भी अच्छा काम किया उसके पूरे देशवासियों ने स्वागत किया। लेकिन CAA जो एक एनार्की कानून है, जो एक देश के खिलाफ कानून है, जो एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसको इन लोगों ने पहले भी लाने की कोशिश की थी 2019 में, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था, लेकिन फिर इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया। कहने का मतलब ये है कि जब CAB, पहले वो CAB था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, जिसको इन लोगों ने पास किया लोकसभा से, राज्यसभा से, और महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर करके इसको बिल बना दिया। अब जो ये बिल बन के आया है, फिर से लोगों को लग रहा है कि ये कानून की ज़रूरत नहीं है देश को। और सबसे ख़ास बात ये है कि CAA को, जबकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, उसके ठीक पहले अगर ये इसको ला के दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से अपने इलेक्शन को मोटिवेट करने के लिए और अपने इलेक्शन पे अफेक्टेड करने के लिए, जनता को मोबिलाइज़ करने के लिए ये कानून को लाए हैं, जो कि मेरे नज़र से और देश के तमाम देशवासियों की नज़र से CAA जो है वो एक ड्रैकोनिक कानून है, जिसको सरकार को वापस लेना चाहिए। CAA में होगा क्या? CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में पास किया गया। इसमें ये कहे जा रहे हैं ये लोग कि दुनिया के कुछ मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हिंदू भाइयों को और क्रिश्चियन भाइयों को, पारसी भाइयों को और बौद्धिस्ट भाइयों को, जैन भाइयों को वो देश में लेके आएंगे और उनको नागरिकता देंगे। और ये उन्होंने कट ऑफ रेट रखा है कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं, लेकिन देश के इतनी सबसे सेकंड लार्जेस्ट समाज जो मुस्लिम समाज है, उसको छोड़ दिया है। इसमें एक चाल है जो भारत की जो सरकार है, जो BJP की सरकार, उसको छुपी हुई है। उनका मीडिया में इस बात को बार बार बयान कराना कि 3 कंट्री, और बार बार स्पेसिफिकली इस बात को जनता के बीच में डालना कि तीनों मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान नाम लेना, बांग्लादेश नाम लेना और अफ़गानिस्तान लेना, और पत्रकारों से ये कहलवाना कि बार बार इसको स्पेसिफिकली कहे कि 3 मुस्लिम कंट्री से बाकी धर्मों के लोग के ला रहे हैं और मुसलमानों को छोड़ जा रहे हैं। ये क्या है कि ये हिंदू भाइयों को ये पैसिफाई करना चाहते हैं और हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। पहला तो ये मकसद है उनका। अब इनका ये कहना है, अमित शाह साहब, हमारे गृह मंत्री, हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री का कहना है कि भाई ये CAA जो है वो किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन इसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई है। सबसे पहले अगर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर इनकी नागरिकता नहीं छुपती तो सबसे पहले ये बताइए कि देश के नागरिक कौन हैं। तो CAA से ये भी पता चलता है कि देश के नागरिक कौन है। इन लोगों ने कहा है, अपने अमित शाह साहब ने 10 से 12 बार अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर, संसद के अंदर कहा है कि CAA को अकेले मत देखिए, ये जब भी आएगा तो NPR के साथ आएगा, और NRC के साथ आएगा। और अभी ये कह रहे हैं कि NRC और NPR का कोई एक दूसरे से तालमेल नहीं है, जो कि सरासर झूठ है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री साहब जो बात करते हैं, उनकी बात, वो बात पर खड़े नहीं उतरते, उनकी बातों में झूठ दिखता है। उन्होंने नोटबंदी किया, क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने GST लाया, क्या फ़ायदा किया? कोरोना काल में उन्होंने जो भी काम किया उससे क्या फ़ायदा हुआ? और ये GST, ये जो CAA ला रहे हैं, इससे भी देश को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसको छुपाया हुआ जा रहा है, चीज़ को छुपाई जा रही है।
हम एज एन एडवोकेट ये कानून के तहत हम जानते हैं कि ये जो कानून है वो पूरी तरह से संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो ऐसा कानून जो देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, तो उस कानून को देश की जनता कैसे मान सकती है और सरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसलिए सीए जो है उसको कभी भी कुछ मुस्लिम दानिशमंद लोग या कुछ नेता ये आके कह रहे हैं कि सीए तो सिर्फ देश नागरिकता देने का अधिकार है, ये किसी की नागरिकता को छीनने का अधिकार नहीं है। ये नागरिकता छीनने का ही कानून है, क्योंकि सबसे पहले ये आता है कि देश का सिटीजन कौन, देश का नागरिक कौन। तो इसमें यह है कि एनआरसी और एनपीआर में कहा गया है कि आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। 2010 में जो एनपीआर आया था उसमें 15 कॉलम थे, उसको उन लोगों ने 2020 में जो लाया उसमें उन्होंने 8 नया कॉलम बढ़ दिया, जिसको बढ़ा के 21 कॉलम कर दिया गया है। अगर आप गौर से देखिएगा एनपीआर, जिसको कि लोग कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं, सिर्फ जनसंख्या को जो हम करते हैं हर साल 10 साल में सेंसस करते हैं वही है, बल्कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। एनपीआर, सीए, एनआरसी ये तीनों एक चीज़ है, और इलेक्शन जो है और जो जनगणना सेंसस के लिए होता है वो अलग होता है। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, उनका कहना है कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अब ये बताइए कि दादा, बाप, दादी, माँ का जन्म प्रमाण पत्र लोग कहाँ से ला करके देंगे, और जो नहीं ला के देगा उसको ये देश के नागरिक नहीं बनाएंगे। असम को देख लीजिए, इन लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया असम में इन लोगों ने कितना पैसा खर्च कर दिया, 16,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने खत्म किया, 50,000 एम्प्लॉय को लगाया, जिसमें जाकर के 19 लाख लोगों को इन लोगों ने एनआरसी से बाहर कर दिया। इन लोगों का कहना था कि असम में बहुत सारे बांग्लादेश के घुसपैठिए आकर बस गए हैं, और इनका ऐसा सोच था, सरकार की ऐसी सोच थी कि उसमें ज़्यादातर मुस्लिम भाई हैं, जबकि इनका पूरा का पूरा एनआरसी जो इन लोगों ने असम में किया पूरी तरह से फेल है, क्योंकि उस 19 लाख में 12 लाख हमारे अपने देश में जो आए हुए थे वो हिंदू भाई थे, और उसमें से बहुत कम संख्या मुस्लिमों का निकला। तो अगर इन्होंने, और उसमें जो खर्च हुआ वो अलग बात है, जो कि सिर्फ असम में मैं बता रहा हूँ 16,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। अब देख लीजिए, हमारा देश एक गरीब देश है, हमारे देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है। उस देश में अगर एक स्टेट में 16,000 रुपया खर्च करके एनआरसी किया जाता है, जिसका रिजल्ट 0 होता है, तो वैसे कानून को, वैसे कार्य को देश में पूरे लेवल में अगर कोई बढ़ाता है या सरकार बढ़ाती है, तो कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा इसमें, और ये देश के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश में अभी पिछले 10 साल से 11 लाख बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन देश को छोड़कर चले गए। तो मैं तो हंसने की बात है ये, क्योंकि हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं। आपके देश से 11 लाख बड़े बड़े करोड़पति पूंजीपति देश छोड़ के चले गए। आपको ये फिक्र नहीं है कि वो जो इससे चले गए उनको वापस लाएं, ताकि वो फिर से आए, फिर से इंडस्ट्री लगाएं, और फिर से उन लोगों के द्वारा लोगों को रोजी नौकरी मिले। इसमें एक सिक्योरिटी का मामला भी बहुत ज़बरदस्त है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा पर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि वो कितने इनोसेंट है, कितने देशभक्त हैं। जब आप देश के लोगों की देशभक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो विदेशों से आने के लोगों पर कैसे आप हम विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे देश में। कल को अगर कोई आदमी किसी को किराए में रखता है तो उसका पूरा डिटेल लेता है। अगर अब डिटेल लेने के बाद भी कुछ किराएदार ऐसे आ जाते हैं कि जो पूरे मकान मालिक को तबाह करते हैं, कोर्ट मुकदमा हो जाता है। तो आप विदेशी से आदमी जो लोग हैं उनको लाने के लिए इसके सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद है वोट बैंक की पॉलिसी को बढ़ाना। अगर आप अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पूरे देश को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देते हैं जहां पर कि इतनी महंगाई, जब इस पर इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो इस खर्च को कहाँ से आप लीजिएगा? देश की गरीब जनता से टैक्स रिड्यूस से लीजिएगा। इसके अलावा देश में जो सिक्योरिटी, देश में जो सुरक्षा हो जाएगा, उसका व्यवस्था कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? आसाम का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो हंसी हुआ था वहाँ पे, तो लगभग 19 लाख लोगों के नाम उसमें आए थे। तो उसमें 10 से 12 लाख लोगों के हिंदू थे और 1 से 1.5 लाख मुस्लिम और बाकी धर्मों के। तो इसमें लोग कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी वाले कि CAA के तहत जो 10 से 12 लाख हिंदू, उनको तो सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन बाकी जो मुसलमान हैं उन लोगों को क्या होगा? आप अगर अपना वीडियो चलाएँगे तो उसमें मैं एक आपको प्रधानमंत्री का भाषण का क्लिप दूँगा, जिसमें साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। अमित शाह का कहना है कि देश में कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है।
अमित शाह का कहना है कि डिटेंशन सेंटर हम बना रहे हैं आसाम में, और प्रधानमंत्री का कहना है और हंस के कहना है और पूरे ज़ोर शोर से कहना है लोगों के बीच में कि भारत में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा झूठ है। आसाम में डिटेंशन सेंटर बन रहा है, बंगाल में डिटेंशन सेंटर बन रहा है, कर्नाटका में डिटेंशन सेंटर बन रहा है और महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। मैं भारत की सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टेज पर आकर के जो पूरी तरह से एविडेंस है, वीडियो है हर न्यूज़ चैनल में कि आप आके कहते हैं कि देश में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है, तो फिर क्या ये शॉपिंग मॉल बना रहे हैं आप? और डिटेंशन सेंटर किसके लिए बना रहे हैं आप? डिटेंशन सेंटर एक ऐसा जगह है जो नर्क से भी बदतर है। असम में एक डिटेंशन सेंटर बना जिसमें 46 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। अब देखिए एक डिटेंशन सेंटर में 46 करोड़। मैं देश के अपने भाइयों से, देश की जनता से मैं एडवोकेट साजिद महमूद अपील करता हूं कि आप इस बात को समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने सत्ता को वापस करने के लिए। आपका देश गरीब है, आपके बच्चे घर घर ठोकर खा रहे हैं, दुकान ठोकर खा रहे हैं, कंपनी ठोकर खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आपका जो देश का पैसा है वो आपका हमारा टैक्स है, सरकार इस तरह उसको बर्बाद कर नहीं कर सकती। 46 करोड़ अगर आपने असम के डिटेंशन सेंटर में खर्च किया तो बाकी डिटेंशन सेंटर में आंकड़ा लगाइए कि देश में जो बनेगा उसका क्या होगा। आपने जो सवाल पूछा कि देश के जो असम में जो लोग एनआरसी से बाहर हो गए उनका क्या होगा। भारत सरकार का कहना है कि मैं हिंदू भाइयों को नागरिकता दूंगा। जो हिंदू भाई एनआरसी से बाहर हुए उनको तो ये सरकार किसी भी तरह से छल प्रपंच करके देश का नागरिक बना देंगे, लेकिन जो मुस्लिम हो गए उनका क्या? उनको सीधा सीधा डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, उसके बाद उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। और एक मजेदार बात ये कहना चाहता हूँ, असम में जब एनआरसी हो रहा था तो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे लॉयर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाबू बना के रखा, जिनका काम था कि लोगों को लाइन में खड़ा करना, जैसे हम नोटबंदी में खड़ा कर दिए थे उस तरह लोगों को खड़ा करना और सारा कागज़ को लेकर के उनको खड़ा करना और उनका चेक करना। उन बाबुओं को ये इंटेंशन से दिया गया था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम के आगे डी लगाएंगे, डी मीन्स डाउटफुल, आपका कॉन्ट्रैक्ट उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पूरी तरह से बाबुओं पर आश्रित हैं। बाबुओं को तेल लगाना होगा, बाबुओं को झुकना होगा, और बाबू अगर हमसे कुछ नहीं हुए, खुश नहीं हुए तो मेरे नाम के सामने डी लगा देंगे, और डी निकाल दिए तो समझिए आप पर आफत आ गई, आप डाउटफुल हो गए, आप एनआरसी में चले गए। जब आप एनआरसी में कागज़ दिखा करके अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं तो इनका कहना है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाइए। तो जब हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में हम अपने आप को कहाँ से साबित कर सकेंगे कि हम देश के नागरिक हैं? इस तरह के खिलवाड़ करना, ये कानून किसी भी तरह से, कानून तो हमको लगता ही नहीं है और हमारा संविधान इसको पूरी तरह से खारिज करता है। फिर से देख लीजिए, जब से इन लोगों ने रमज़ान के पहले दिन से इन्होंने देश के मुस्लिम समाज को, जो 20 करोड़ से ऊपर लोग हैं, उनको गिफ्ट दिया है सीए, जिसमें मुस्लिम समाज को साफ साफ ये मैसेज है कि आपको किस तरह से डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और हिंदू भाइयों को विदेश से ला के बैठाया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये किसी भी तरह से देश के नागरिक इसको मानने वाले नहीं हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग इसको मानने वाले नहीं हैं। सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से किसान आंदोलन को सरकार ने शुरू में नहीं माना और बाद में रोल बैक किया, आने वाले दिन में और पूरे देश में इसका एजिटेशन शुरू हो गया। इसलिए मैं अधिवक्ता साजिद महमूद हाथ जोड़कर अपने देश के तमाम दानिशमंद पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं कि आप संजीदा होकर के सीए पर सोचें। सीए सिर्फ सीए नहीं है, बार बार संसद में अमित शाह ने कहा है, क्रोनोलॉजी को समझिए। सीए, एनपी और एनआरसी ये तीनों के तीनों एक साथ हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू समाज भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। जो हिंदू समाज असम में जिन हिंदू भाइयों को निकाला गया है वो उनको एनआरसी निकाल के बाहर कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, जहाँ उनके सुनने वाला कोई नहीं। कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया, वो तो हिंदू थे। तो जो भाई, हिंदू भाई, हमारे अपने हिंदू भाई जो सोचते हैं कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान है, आप गलत सोच रहे हैं। आप एनआरसी जो असम में हो उसमें देखिए कि कितने संख्या में हिंदू भाई, ठीक है उनको आप बाद में देश के नागरिक बनाएंगे, लेकिन जो मर गए, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उसका क्या? कल को अगर देश के पूरे देश में हो गए तो आप भी अगर एनआरसी के बाहर होते हैं तो आपको भी डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा और तब तक रहना पड़ेगा जब तक आपको सरकार आपको फिर से नागरिक नहीं बना सकती। तब तक कितने लोग वैसे जहन्नम की तरह डिटेंशन सेंटर में जीवित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो देश की जनता देखेगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल है कि जैसे मान लिया कि गिरिडीह में आने वाले दिनों में एनआरसी हुआ तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट में बहुत पेज है। इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि यूडीआई जिसको भारत सरकार ने ही करवाया था,
और आज वो कहते हैं कि इस पेपर का कोई मान्य नहीं है। ये कैसे दोगलापन की नीति है। जैसे कि उन्होंने कहा था 119 करोड़ बायोमेट्रिक डिटेल है भारत के नागरिकों का यूडीआई में। किसी भी देश के लिए शनाख्त कार्ड की ज़रूरत है, तो क्या हमारा आधार कार्ड नहीं है? क्या हमारा वोटर कार्ड नहीं है? क्या हमारा पैन कार्ड नहीं है? और क्या यूडीआई जो है, जो 119 करोड़ लोगों का, सरकार उसको मान सकती है? लेकिन ये क्या कहना कि हम पैन कार्ड को नहीं मानेंगे, हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानेंगे। आधार कार्ड में तो लिखा हुआ कि दिस इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो आधार कार्ड नहीं मानिएगा आप, तो कम से कम वोटर आईडी कार्ड को मानिए। तो आप राशन कार्ड को मानिए। लेकिन अब यहाँ कहना है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र ला के देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर 41 करोड़ आबादी ऐसी है जो घूम घूम कर अपने रोज़ी रोटी को कमाती है। उनको रोज़ी रोटी नहीं मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कभी यहाँ है कभी वहाँ है। तो एक सीधा 41 करोड़ लोग कहाँ से कागज़ ला के दिखा पाएंगे? और इससे ज़्यादा औरतें, बच्चे, बूढ़े, गरीब, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि इन गरीब लोगों के पास खाने को आज नहीं है। दिन भर की रोज़ी रोटी करते हैं, 400 रुपये कमाते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास 2 सामान नहीं है, वो कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे? मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कितने स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आकर के मीडिया में कहा कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आपका केजरीवाल, आपका वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड, इवन कि केरला ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दिया है इसके खिलाफ। आपके देश के कितने स्टेट इस बात को खिलाफ हैं कि हम अपने राज्य में एनआरसी और सीए करने को नहीं देंगे। तो जब देश का स्टेट के चीफ मिनिस्टर, देश के आधे से ज़्यादा जनता जिस कानून के खिलाफ है, उस कानून को ला करके ये सरकार पाना क्या चाहती है? ये तो सराय बेवकूफ़ी के दूसरा कोई हमको नज़र नहीं आता। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नहीं पाएगा तो उन लोगों को क्या होगा? अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए उनके मुताबिक कि अभी देखिए एनपीआर 2010 में जो एनपीआर था उसमें मात्र 15 कॉलम थे, और 2020 में जो कर दिया उसमें 21 कॉलम कर दिए, और ये जो 8 कॉलम बढ़ा है यही सबसे बड़ा ख़तरनाक है। और यही देश की जनता को समझ में आ रही है कि ये सीधा एनपीआर जो कह रहे हैं कि जनसंख्या को हम गिनने के लिए एनपीआर कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये एनआरसी में डालने के लिए प्रक्रिया एनपीआर के थ्रू उनको एनआरसी में डालेंगे। इसलिए जो लोगों के पास कागज़ नहीं है उनको तो परेशानी होगी। फिर भी अगर आपके पास कागज़ नहीं है, कम से कम आप अपना कागज़ बना लीजिए। लेकिन जब कोई आए बाबू तो उसको चाय पिलाइए, प्यार से बात कीजिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार प्रणाम कीजिए, सलाम कीजिए, और उनको कागज़ मत दिखाइए। ये अगर आप कागज़ अपना प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उसी दिन से आप देश के नागरिक नहीं होंगे, और उसके बाद की आपकी जो ज़िंदगी होगी वो बहुत ही बुरी ज़िंदगी होगी। इसलिए ये एनआरसी, ये सीए जो है, वो जो कह रहे हैं कि सीए देश में नागरिकता देने की कानून है, ये सरासर गलत है। क्योंकि संसद में बार बार अमित शाह ने कहा है कि सीए कभी भी आएगा तो अकेले नहीं आएगा, एनपीआर आएगा और एनआरसी आएगा, तो इसको तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा। और जब हम एनपीआर एनआरसी को साथ में देखते हैं तो साफ ये है कि देश के लोगों की नागरिकता छीनने की कानून है, ना कि देश के लोगों को नागरिकता देने का कानून है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि CAA क्या है, उससे क्या होगा, क्या नुकसान है, किन लोगों को ये भाव पड़ गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से एडवोकेट साजिद महमूद अपने प्यारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा को समझिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाइयों का इफेक्ट नहीं करेगा, ये हिंदू भाइयों को भी इफेक्ट करेगा। वो भी डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। ठीक है, आपको बाद में आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? अगर आपके नाम के सामने डी लगता है, तब तक आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य, आप किस तरह से उस डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, बच के निकल पाएंगे कि नहीं? कितने लोगों ने असम में सुसाइड कर लिया है। इसलिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ और तमाम देश के पॉलिटिकल पार्टी से और नागरिकों से अपील करता हूँ, आइए हम सब भाई हैं, एक साथ मिल करके ऐसे कानून का विरोध करें जो देश में सवाए अशांति और भय का माहौल पैदा करता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये सीए को ला रही है। थैंक यू सो मच।